भारतीय जनता पार्टी कहती हम तुमको जो बताएंगे तुमको वो करना है, तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते उस देश में। हम इस देश में कोई निर्णय नहीं ले सकते, आप भी निर्णय ले सकते। अभी वो बेल लगा देगी, हमारा आपका मीडिया खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। अरे कोई मुझको बताएगा कि मुझे पूजा कैसे करनी है, मुझे पाठ कैसे पढ़ना है, आप तय करोगे कि श्री राम को हम कैसे माने, आप तय करोगे ईश्वर और अल्लाह हम कैसे माने। किसान परेशान हो गया है इनकी नीतियों से। किसान क्या जानवर बुरा हो जाए क्या होता था बताइए, क्या करता था किसान? तो मर गया जानवर, मर रहा या मर गया, उसको जाके अपना दे आया, कसाई खाने में दे आया, कहीं भी दे आया। यही चीज आज भी यही तो हो रहा है। आज भी जो ये मर रहे हैं जानवर गौशाले के अंदर, कहाँ जा रहे हैं? वे इनके वो कब्रिस्तान कहाँ है? इनका भी खाल निकल के बेची जा रही है ना। किसान डायरेक्ट कर रहा था तो उससे आपत्ति थी। जिस मुस्लिम से हम लोग को यहाँ लड़वाते हैं ये लोग, माइनॉरिटी और ये सब दिखा के डर, लड़ाई, आपस में भेदभाव, वहां बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। 2020 हो रहा है, दुबई में बैठ के हो रहा है। प्रिंस बगल में बैठा, प्रिंस इसलिए बैठा है, अब्दुल नहीं बैठ सकता है, प्रिंस बैठ सकता है। पढ़ाई का स्ट्रक्चर राहुल गांधी चाहते थे कि सब लोग पढ़े। उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया, उन्होंने 8-9 तरह के अधिकार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कोई अधिकार दिया है तुम तक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो लगभग 25 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं। कानपुर में जो है बड़ा नाम है उनका, और उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक उन्होंने कांग्रेस की लंबे समय तक सेवा की है। राहुल सचान जी, तो हम एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भाई साहब, अपना परिचय आप स्वयं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल सचान है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य रहा हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सदस्य रहा हूँ। प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक तमाम पदों पर भूमिका निभाई है और लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो 2007 की शायद बात है ये, उस समय हम प्रदेश के महासचिव बने कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के। उसके बाद लगातार 3 वर्ष इसमें रहे। फिर हमारे यहाँ संगठन में राहुल गांधी जी ने उस समय एक इंटरनल चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी। पार्टी के अंदर एक इंटरनल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उन्होंने स्टार्ट किया और उसमें संगठन का चुनाव हुआ, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश में उसका चुनाव लड़ा। और मैं उत्तर प्रदेश मध्य जो जोन था, मध्य जोन में करीब 27-28 जिले आते थे जी, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष बना। उसके बाद फिर राज बब्बर जी की कमेटी जब आई तो उस दौर में मुझे प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया पिछड़ा वर्ग विभाग का। पिछड़ा वर्ग विभाग हमारे से पहले कांग्रेस पार्टी में काफी समय से रिक्त बना हुआ था, तो उस पर हम बने और हमने एक नया पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय समिति में संयोजक बनाया गया। किलोई नगर के हम लोग रहने वाले हैं और प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहे और क्षेत्र में भी हमारे एक भाई हैं, परिवार के ही बड़े भाई हैं हमारे, वो भी 2 बार पार्षद यहाँ कांग्रेस पार्टी से हुए। अच्छा, और इस सारी चीजें चलती रही। तो प्रदेश से ही शुरू करेंगे हम अपनी बात। 35 वर्ष हो गए कांग्रेस पार्टी यूपी से सत्ता से बाहर, क्या वजह देखते हैं? यूपी के लोगों ने क्यों नकार दिया? वजह क्या है, एक राजनीति का हमेशा से रहता है। कांग्रेस उधर चूंकि लगातार सत्ता में रही, देश में भी सत्ता में रही। फिर एक्चुअल में होता है ना, आपने देखा होगा कि लगातार जैसे कोई काम कर रहे हो, हम जैसे इस समय यहाँ पर एक सोलर का व्यवसाय करते हैं, तो लगातार जब शुरुआत में काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उसमें ऐड होते हैं, फिर लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं। उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं कि अलग हो जाएंगे, हम अपना अलग बिजनेस कर लेंगे। तो उसी तरह राजनीति में भी होता है कि अपने अपने हिसाब से लोग जुड़ते हैं और कुछ लगता है कि हम अपनी अलग एक दुकान चला लेंगे, हम अपना एक अलग फोरम बना लेंगे और हम इनसे अलग कुछ काम करेंगे। तो इस तरह से कुछ लोगों ने इकट्ठे हुए और लगातार चूंकि सत्ता में रहने से उसका एक एंटी कमेंसी बढ़ती है और वो बनती चली गई और कांग्रेस थोड़ा सा इसमें पीछे होती चली गई। 35 साल लंबी इनकम्बेंसी, हाँ कह सकते हैं 35 वर्ष लंबी होती है। लेकिन उसी समय समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, वो काफी समय सत्ता में रही। बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और प्रदेश में इन दोनों के पक्ष में एक माहौल बनता चला गया। एक पार्टी ओबीसी की राजनीति करती थी, एक दल SC वर्ग की राजनीति करता था। और अच्छा, ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर SC और OBC की अगर संख्या को लिया जाए तो 70% से ऊपर होगी।
तो वो दोनों की राजनीति एससी और ओबीसी पे आधारित थी, तो कभी वो सत्ता में कभी वो सत्ता में। और अच्छा, कांग्रेस पार्टी इस तरह का दल था जो सभी को लेके साथ चलने में विश्वास रखता था। तो वो हो सकता है कि एक पब्लिक के बीच में वो छवि नहीं बन पाई, या ओबीसी या एससी वर्ग में, तो वो थोड़ा सा दूर होते चले गए। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है, अब एक्चुअल में इस समय वर्तमान में जो दल राजनीति कर रहे हैं, तो अगर उसको अभी मिला लिया जाए पिछले 10 सालों से, तो चीजें ज्यादा विवादित हो गई हैं। तो उनकी राजनीति करने का जो तरीका है, ढांचा है, ढल रहा है, वो अभी आपने इधर बंगाल चुनाव हुआ, उसमें भी आपने देखा गोवा में सरकार कांग्रेस की कैसे बनी थी, कैसे छीनी उन्होंने सरकार एक दौर में उस समय। तो इस तरह से दूर होते चले गए हम लोग, और इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देंगे अपनी पार्टी में। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कहीं कोई कमी थी, हमारी विचारधारा में कोई कमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ केवल एक यूपी में एक माहौल बना, किसी भी पक्ष में एक माहौल जब बनना शुरू होता है तो चीजें वो एक धरने पे चल निकलती हैं, और वो चल निकली, जिसका अभी तक हम लोग नुकसान झेल रहे हैं। जैसे बात करें, हमारा पड़ोसी जिला है रायबरेली, अमेठी, बहुत दूर नहीं है, हाँ, पास में है। कांग्रेस का जो गांधी परिवार है, वहां से इंदिरा जी के समय से ही प्रभुत्व रहा है उनका, वहां की जनता ने उनको चुना। लेकिन लखनऊ से भी करीबी है उस क्षेत्र की, कानपुर से भी करीबी है। इन दोनों जगहों की तुलना में जहां कोई बड़ा नाम कभी नहीं रहा, लखनऊ तो मान लीजिए राजधानी है, तो वहां तो होना ही विकास, रायबरेली में का उतना विकास नहीं हो पाया। तो वो भी लोगों ने देखा कि जहां से सांसद विधायक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चुन के जा रहे हैं, वही इलाका पिछड़ा रह गया। ये एक अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी, वो उनका घर था, परिवार उनका वहां रहता था, उनका घर था गांधी परिवार का। वो लोग वहां से चुनाव जरूर लड़ते थे, जनता वहां की पसंद करती थी, उनको अपना भाई बहन और बेटा ही मानती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा उन्होंने नहीं किया कि वो एक कोई विशेष रायबरेली में या अमेठी में या सुल्तानपुर में कुछ विशेष मतलब वो योगदान। उनका पूरा जो रहता था ढांचा कि पूरे देश में, क्योंकि वो राष्ट्रीय लीडर थे, और पूरे देश में एक समान जो क्रम होता है राजनीति में, मतलब फील्ड में किसी तरह भी विकास का, तो एक क्रम में ही हर जिले के जो उसके अनुपात के हिसाब से, तो उसी तरह से वो लोग काम करते थे। कभी वो फोकस नहीं करते थे कि ये नहीं, इस पर्टिकुलर जिले में हम सांसद हैं, हम यहाँ पर बहुत सारा बिल्कुल वो पूरा एक मॉडल अलग बना दें और उसके आसपास के जिले बिल्कुल अलग थलग से दिखने लगे। बगल में चूंकि राजधानी लखनऊ, तो राजधानी लखनऊ को विकसित होना का विषय है, लेकिन रायबरेली जैसे ही जिला बगल में प्रतापगढ़ भी है, बगल में इलाहाबाद भी है, बगल में और भी मतलब कुंडा है, और क्या नाम सुल्तानपुर है, क्या नाम जौनपुर है, मिर्जापुर, इस तरह तमाम जिले हैं जो रायबरेली, और उसमें कोई ऐसा नहीं डिफरेंस, तो वो सबको लगभग बराबर लेके चलते थे, और सबकी सभी का मतलब उनका विकास, सबका ही विकास मतलब वो चाहते थे। तो इसलिए कभी उन्होंने कोई अमेठी रायबरेली पे ऊपर से एक्स्ट्रा उन्होंने वहां पर काम करने का प्रयास कभी भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राजनीति में क्या है ना, वोट तो जरूरी होता है, कई बार आपको नैतिकताओं को त्यागना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो उन्होंने सैफई को एक तरह से जो है एक अलग ही प्रदेश की तरह विकसित कर रखा है। इटावा सैफई जो उनकी पूरी बेल्ट मानी जाती है। जब बहन जी आई तो उन्होंने मूर्तियां बनवाई, शायद इसलिए क्योंकि जो एससी महापुरुष थे उनके नाम पर कुछ ऐसा नहीं था जिसको दिखाकर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकती। तो कांग्रेस भी कुछ ऐसा कर सकती थी, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, बाबू जगजीवन जी और मीरा कुमार लोकसभा में महामारी वो बनी, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने दलित के लिए या कुछ, सवाल दलित को लेकर नहीं था, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास करके आप जो है लोगों की नजरों में आ सकते हैं। मूर्ति बनना कोई विकास नहीं है। ठीक है, मायावती जी आई, और चूंकि वो उन्हीं का नाम लेकर पूरी तरह से आई, उस समय मानवर काशीराम जी के साथ उस समय उन्होंने जब शुरुआत करी, तो वो बाबा साहब का नाम लेकर आई, तो उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, हमको तो दिक्कत नहीं है, बाकी किसी को दिक्कत है उससे अलग विषय है। और मुलायम सिंह जी, वो भी जमीन से राजनीति उठ करके, उन्होंने भी कानपुर में पढ़ाई भी करी, टीचर भी रहे, अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तो ये अपनी अपनी एक सोच हो सकती है, क्योंकि उनका एक क्षेत्रीय दल था। ये दोनों ही दल जो आपने नाम लिए, ये दोनों क्षेत्रीय दल थे, और इन्होंने यहाँ पर क्या नाम फोकस किया कि शुरुआत कर रहे थे, वो कोई राष्ट्रीय दल नहीं थे, वो कोई मतलब उनका पूरा एक ढांचा नहीं था, वो पहले इटावा से ही निकले, वहां उन्होंने जीत करी, तो जब वहां निकले तो उन्होंने वहां विकास किया, तो उन्होंने आसपास के लोगों को जाकर मतलब अपने पक्ष में मूड किया, तो उनका एक शुरुआत वहां से थी। इसलिए वहां पर उन्होंने मॉडल बनाया कि आसपास के क्षेत्र को उसको दिखाकर उन्होंने भी आगे सत्ता उन्होंने भी हासिल करी। और राजनीति में इस तरह के पार्ट क्षेत्रीय दलों में चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है,
और शुरू से आजादी के समय से रायबरेली और जो आपने अमेठी कहा जैसे, तो कांग्रेस शुरू से वहां से बनती चली आ रही है। इंदिरा जी के समय, जवाहरलाल जी के समय इलाहाबाद में, और राहुल जी के समय, सोनिया जी, प्रियंका जी, तो उनका फोकस चूंकि वो ऑलरेडी इंडिया में स्थापित थे। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उसके पहले से कांग्रेस वहां उन जगहों पे थी और पूरे देश में थी। तो उनका कभी भी ये नहीं रहा कि वो वहां पर बहुत ज्यादा अलग से कोई चीज करेंगे जिससे दूसरे जिलों को वो लगे कि नहीं वहां पर ज्यादा हो रहा है, हो रहा है। तो इस तरह से वो चीजें रही। कांग्रेस जो है राष्ट्रीय दल तो थी, आज भी है। कांग्रेस को हाशिए पर ढकेलने वाले ज्यादातर वो नेता थे जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टियां बनाई और कांग्रेस से ही निकले, या फिर जो है समाजवाद के नाम पर बाहर निकले, या बगावत करके, या समाजवाद के नाम पर बाहर निकले। हम ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, अगर हमारी आपसे नहीं बनेगी तो हम यहाँ से उड़ के चले जाएंगे या आप उड़ के चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लड़ाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी लड़ाई नहीं करी। ठीक है, कोई जा रहा तो ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहा था, कांग्रेस अपनी कर रही है। अभी तो कहा जाता है, लेकिन आपने भी कुछ देर पहले एक शब्द कहा था, एथिक्स, नैतिकता। तो नैतिकता को मतलब हटा, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नैतिकता से हटके राजनीति नहीं करी। कुछ एक आध नेता अपनी नैतिकता छोड़ के राजनीति करते रहे हो, लेकिन कांग्रेस का जो विचारधारा रही, कांग्रेस जिस मूलभूत ढांचे पर चल रही है, उसमें कभी भी नैतिकता का उसने मतलब हनन नहीं किया, और वो हमेशा नैतिक पक्ष का पक्षधर करते हुए हमेशा से आगे काम किया। उसका भले कांग्रेस आज भी नुकसान उठाती है और बीच में उठाया उसने नुकसान, आप देखते हैं। वही कांग्रेस है जो राजीव जी के समय थी, इंदिरा जी के समय थी, जो आज राहुल जी या प्रियंका जी एक्टिव हैं जिस तरह से। क्योंकि जो आपने बात की कि जिसको जहां जाना था चला गया, हाल में पिछले कुछ सालों में जो नेता छोड़ के गए उनको यही कहा गया कि ये बीजेपी से डर गए, बीजेपी से डर गए, जो डर गए वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। तो ये एक तरीके से आरोप लगाना है, ये बिक गए, डर गए। देखिए, ये कोई भी व्यक्ति जब किसी को छोड़ के जाता है, किसी दल को या किसी विचारधारा को, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके खिलाफ एक आवाज तो उठती है। जिस दल में तमाम ऐसे नेता जो कांग्रेस छोड़ के तमाम अन्य दलों में गए, तो निश्चित तौर पर तमाम कार्यकर्ता ऐसा होता है कि वो आवाज उठाता है कि कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया, कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी ये लोग जो है, राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए जब सिंधिया गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जी और प्रेम सिंह जी की, और इस तरह से कुछ लोगों की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी एक इंसान ही है, और उनके वो एक प्रकार से कह लीजिए कि वो उनके फ्रेंड सर्किल के लोग थे। कुछ ऐसे 5-10 नाम माने जाते हैं कि इनके फ्रेंड सर्किल के लोग थे, तो ये लोग गए। अभी हाल में ये भी राहुल जी से हम लोग मिले थे कुछ दिन पहले, तो ऐसे कुछ बात चली तो वहाँ एक नेता का नाम आया, हम नेता का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा चलता रहता है, वो फील्ड, वो दबाव होता है, उस तरह चीजें होती है। राहुल जी ने खुद भी कहा कि चीजें बस चलती हैं, क्योंकि आदमी डरता है कि वर्तमान में सत्ता है, पैसा हमने बहुत कमा लिया, अब ऐसा ना हो ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, तो उसको लोगों को बचाना होता है। तो ऐसे लोग जो गलत तरीके से जिन्होंने कमाए होंगे पैसे, वो लोग छोड़ के गए और भाजपा के साथ जाके वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, साफ हो गए। अब उन पर कोई आवाज नहीं। तमाम ऐसे नेता जो भाजपा में मंत्री हैं, और उनके हम तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग आप भी निकाल सकते हैं, हम भी निकाल के आपको दे सकते हैं। वो पहले बहुत खराब थे और बिल्कुल काले दाग उन पे लगे थे, लेकिन भाजपा में गए और वॉशिंग मशीन में धुल गए और साफ हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी ने कोई बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगाते हैं उन लोगों पे, मुझे तो ऐसा लगता है। अब आपको कैसा लगता है वो आप समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत आरोप नहीं लगाते। वो एक अपनी स्वच्छ जो राजनीति है, जो नैतिकता है, वो उसको लेकर ही चलते हैं। और कोई गलत अगर चीज हो रही होती है या कोई व्यक्ति कोई गलत कर रहा होता है, वो निश्चित उस पर बिल्कुल बहुत ठोस आवाज उठाते हैं, बिल्कुल शेर की बात, वो बिल्कुल आवाज उठाते हैं और उसको वो कहते हैं। उसका वो पार्टी नुकसान भी उठाती हो, फायदा मिलता है, वो अलग विषय है, वो ये सब नहीं सोचते। बहुत स्वच्छ छवि के, बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं। जहां तक हम जब भी जितनी बार उनसे मिले हैं तो ऐसा महसूस किया है। अगर पार्टी लगातार हार रही है देश में, अलग अलग प्रदेशों में, तो किसी पर तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए ना। अगर जीत का सेहरा हम राहुल गांधी को देंगे, सोनिया गांधी को देंगे, प्रियंका गांधी को देंगे, तो हार का सेहरा फिर जो है बांधने के लिए दूसरों को क्यों ढूंढते हैं? उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते? ऐसा कभी नहीं होता है, किसी पे हार का जिम्मा बांधा नहीं जाता है। लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग खुद जिम्मेदारी लेते हैं, किसी को बांधते नहीं। राहुल गांधी किसी को कहते नहीं है, वो ये कहते हैं अगर आप डर गए हैं तो छोड़ दीजिए पार्टी हमारी। नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी अगर राहुल गांधी पे नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं तो कौन डालेगा, क्यों डालेगा? भाई राहुल गांधी नेता है हमारे, उन पे हार की जिम्मेदारी, जीत की जिम्मेदारी वो मीडिया का निरसन हो सकता है,
यहाँ कोई ऐसा कोई आपके पास कोई ऐसा लेटर हो, किसी ने जिम्मेदारी डाली हो, जीत की भी जिम्मेदारी एमपी ने डाली हो, ऐसा कोई सहरा पहनाया हो राहुल जी ने? ना राहुल जी को सहरा पहनने का ऐसा शौक है कि हमने जीत गए, कोई राज्य केरला जीत गए तो राहुल जी की वजह से जीत गए, ऐसा तो राहुल जी ने नहीं कहा कि हमारी वजह से जीत गए। या कोई बड़ा नेता कांग्रेस का जो जिम्मेदार पद पे वो भी कह सकता है कि ठीक है राहुल जी ने अच्छी मेहनत करी, प्रियंका जी ने अच्छी मेहनत, खड़गे साहब ने बहुत अच्छी मेहनत करी, तो वो गलत विषय है। लेकिन कभी भी कोई सहरा न दिया जाता है ना ऐसा कुछ, ये सब मीडिया नरेशन, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे बंगाल में भी हाल में चुनाव संपन्न हुआ, तो अभी बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच टक्कर होता था। जो ममता बनर्जी थी, जो सस्ता में कांग्रेस की ही एक बड़ी, उनके पिताजी लीडर रहे, कांग्रेस की ममता जी भी लीडर रही, कांग्रेस के पिताजी भी रहे। हाँ, जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी थी ममता जी। हाँ, कुछ कारण था वो अपना छोड़ के गई, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर पार्टी बनाई। अब वही शुभेंदु अधिकारी भाजपा का वर्तमान में सरकार आए, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक साथ राजनीति करते थे। ममता को छोड़ के और शुभेंदु और ममता लग गए, तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। तो मतलब जैसे एक महागठबंधन बना इंडिया नाम से, सारे विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया। अभी उसका जो है अनाउंसमेंट तो हुआ था बहुत जोर शोर से, खात्मे का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। वहां पर चुनाव चल रहा है बंगाल में। चुनाव के बीच में राहुल गांधी पहले दिन, जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन ये बोल देते हैं कि ममता ने रास्ता साफ कर दिया भाजपा के आने का। तो क्या मैसेज देना चाहते थे वो लोगों को कि भाजपा आ रही है, आपको किसी और को वोट देकर अपना वोट न बर्बाद करें? देखिए, राहुल जी ने जो बोला उसका क्या नरेशन निकला इस विषय में चूंकि हमने ज्यादा उसका आकलन नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी ममता जी ने जिस तरह से पिछले 5 सालों से चीजों को वो कंक्लूड करके कर सकती थी, तो वो हमें लगता है कि उन्होंने नहीं किया, और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस हिंदू मुस्लिम का बनता चला गया। और दूसरी बात मैं आपको फिर कहूं, किसका क्या कहना वो अलग विषय है, एक रास्ता तो दिया ममता जी ने, लेकिन इसमें दूसरे अगर विषय में जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से वहां ताकत जोड़ दी। अनाप शनाप पैसा, अनाप शनाप सब कुछ, चुनाव में जितना पैसा जनता से लूट सकते थे सारा लूट के वहीं लगा रहे थे। चुनाव के अगले दिन देखिए 1000 रुपए सिलेंडर बढ़ गया। उनका एक मंत्री कहता है अरे घरेलू सिलेंडर तो नहीं बढ़ा। अरे साला घरेलू सिलेंडर नहीं बढ़ा, देश भर का आदमी, सॉरी साला कहने के लिए, देश भर का आदमी समोसा खा रहा है। अब वो समोसा में 5 रुपए का 10 रुपए का आता था, वो 20 रुपए 15 रुपए का मिलने लगा मार्केट में। और छोटा आदमी, गरीब तबका, मजदूर वर्ग, इस देश में जिसकी संख्या ज्यादा है वो वर्ग की बात कर रहा हूँ, वो वर्ग आदमी बाहर सड़क पर ही खाना खा रहा है, रेहड़ी पटरी पे ही समोसा, छोटी सी बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, छोटी छोटी जो चीजें आती हैं 100, 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए में समोसा, कचौड़ी, खस्ता, इनसे तो ये चीजें डबल हो गई। इसका फर्क सीधे उनको पड़ रहा है। घरेलू सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, जो कह रहा है इनका एक मंत्री, तो घरेलू सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, ठीक, घर में खाना एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी हिस्सेदारी इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर 30-35% ही मध्यम वर्गीय है, 5-10% बड़ा आदमी है या अपर लेवल, इस तरह से आज भी 60% आदमी इस देश में रेहड़ी पटरी, मजदूर, श्रमिक, गरीब इस तरह का है, जो शहरों में, जो शहरों की मतलब गाँवों में तो आदमी खैर अपने गाँव में बना रहा है, उसके यहाँ गैस खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी तोड़ेगा बना लेगा। इस देश का किसान सबसे अमीर आदमी है, 60% शहरों किसान सबसे अमीर आदमी है। वो दिखने में गरीब लगता है हमको आपको, लेकिन किसान सबसे अमीर आदमी है। हम आप उसके जगह बहुत गरीब आदमी है, लेकिन जो मजदूर शहरों में जो अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, जो स्ट्रक्चर है जो हमारे देश का जो बढ़िया अच्छा दिखता है, अच्छा ऑफिस दिख रहा है, इसे मजदूर और छोटा आदमी कर रहा है। इसके पास क्या है कि ये दिन भर खाना बाहर खाता है, वो डबल हो गए कमर्शियल 1000 बढ़ने से। जैसे इंदिरा जी के समय से एक नारा चला गया था गरीबी हटाओ, उतने साल राज रहा, गरीबी नहीं हटा पाए, अब आप जो है गरीबों की चिंता कर रहे हैं, तो ये तो गरीब हटा दे रहे हैं ना, हम लोग तो उसमें प्रयास कर ही रहे थे। गरीबी हटाओ नारे का मतलब ये था कि किसी तरह चीजें देश में विकसित हो, और ऐसा नहीं है। देश जब आजाद हुआ तो हमारे पास क्या था उसका आकलन करिए, इंदिरा जी के समय तक क्या था, इंदिरा जी के बाद मनमोहन सिंह जी के समय तक क्या था, मनमोहन सिंह जी के बाद आज देश के पास कितना कर्जा है, इसको जरा आंकड़ा निकालिए। इसके आंकड़े देखेंगे तो भयावह स्थिति नजर आएगी आप कि देश का प्रति व्यक्ति आय इस समय कितने रुपए कर्जे में है। हो सकता है मैं अभी आंकड़ा ना बता पाऊँ क्योंकि बहुत दिन से स्टडी नहीं है मेरी इस पे, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि पिछले 10 सालों में देश के आदमी के प्रति व्यक्ति आदमी पे कितना रुपए वर्ल्ड बैंक का कर्जा चढ़ चुका है। आज हम लोग एक प्रकार से कर्जेदार हैं तमाम वर्ल्ड बैंक के या किसी बड़े देश। जैसे आपने बताया कि आम आदमी 60% शहरों में रहने वाला गरीब आदमी है, जिसके लिए मुद्दा जो है समोसा है कि वो 10 का 15 का हो गया,
उस आदमी को अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि राफेल में जो है दलाली खाई जा रही है, राफेल घोटाला हुआ है, 15 रुपए का समोसा खाने वाले को अगर राफेल के बारे में और देश की विश्व की आर्थिक चीजों के बारे में बता रहा है कोई आदमी, वो अलग बात है कि हमारे देश का आदमी नहीं समझना चाहता, नहीं समझ पा रहा, वो अलग विषय है। लेकिन एक दिन समझेगा। पढ़ाई का स्ट्रक्चर राहुल गांधी चाहते थे कि सब लोग पढ़ें। उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया, उन्होंने 8-9 तरह के अधिकार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कोई अधिकार दिया हो तो बता। प्रधानमंत्री इस देश का प्रचार कर रहा है, सोलर लगवाइए, ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करते भी हैं। लेकिन देश की जनता को सी बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए चीन का सामान का बहिष्कार भी करवाते हैं। सबसे ज्यादा प्रचार आज की देश में भारत की सरकार सोलर लगाने के लिए कर रही है। सोलर सबसे ज्यादा अडानी बना रहा है। मेरा भी व्यवसाय सोलर का है, ऐसा नहीं है मेरा व्यवसाय सोलर का, मैं समझ रहा हूं सारा खेल क्या चल रहा है। तो सोलर पे नहीं कोई कह रहा है कि चीन से आ रहा है। चीन से बने आइटम को छत पे लगवाने के लिए भारत सरकार ही कह रही है। वर्तमान की भाजपा सरकार, मोदी सरकार, मोदी ऐड कर रहे हैं। बिजली के हर बिल में आप जमा करने का नीचे लिखा हुआ 100 रुपया लगवाइए, अच्छी चीज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको नहीं करना चाहिए। चीन से अगर कोई सामान हमको सस्ता पड़ रहा है तो उसको उपयोग करिए। हम ये नहीं कह रहे चीन की सपोर्ट करिए। चीन तुम्हारे अंदर घुसा जा रहा है, वहां पर उस पर लगिए, आप अपने दोभाल को वहां ले जाइए, लगे जाके अपने दोभाल क्या वैसे, वो तो सबके हैं। नहीं, सबके जो दोभाल है उनसे हैं तो देश के का मैंने सुना है, अब शायद सही भी है। उनका पार्टनर क्या नाम है, उनके लगेगा पार्टनर को एक पाकिस्तान का व्यक्ति है। अच्छा, सुना है हमने। वेरीफाई नहीं करते इस तरह की खबरों। नहीं, इसको हमने वेरीफाई किया था। इनका कोई एक पार्टनर था जो कहीं दूसरे देश में किसी विषय में इनके साथ पार्टनरशिप में था। पाकिस्तान का वो व्यक्ति रहने वाला था। अमित शाह के लड़के की बात करें तो दुबई में बैठ के जिस मुस्लिम से हम लोग को यहाँ लड़वाते हैं ये लोग, माइनॉरिटी और ये सब दिखा के डर, लड़ाई, आपस में भेदभाव, वहां बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। 2020 हो रहा है, दुबई में बैठ के हो रहा है। प्रिंस बगल में बैठा, प्रिंस है इसलिए बैठा है, अब्दुल नहीं बैठ सकता है, प्रिंस बैठ सकता है। तो ये जो है लड़ाने की बात। इनका एक वो क्या नाम, मुख्यमंत्री बन गया आसाम में, वो मूर्ख आदमी हमारी पार्टी में था पहले, हमारी पार्टी में था पहले, भागता रहता है, मुख्यमंत्री बन गया। कह रहा है कि क्या नाम, बीफ खा सकते हैं, गाय खा सकते हैं, खाते हैं। बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मीट नहीं है, तो इसे कहिए ना, बफेलो मीट को भी बीफ ही बोलते हैं। हाँ, तो क्या मतलब भैंसा खा सकते हैं, तो उसके लिए लगते क्यों है? बीफ के नाम पे मर्डर हो जाते हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। इस उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मुरादाबाद सब देखिए, तब बीफ की दुकानें बंद हो गई। वगैरह बीफ खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। कुल मिला के हमारी बात है कि मांस खा सकते हैं, और ये कहते हैं कि सब चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप मतलब गाय काटी जाए क्या? नहीं, हम नहीं कहते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काटी जाए या चीज, जो चीज जैसे चल रही थी, किसान परेशान हो गया है इनकी नीतियों से। किसान क्या जानवर बुरा हो जाए क्या होता था बताइए? हम किसान वाली बात कह रहे हैं, शहर की बैठ के शहरी कल्चर वाली बात नहीं कह रहे हैं। क्या करता था किसान? भाई मर गया जानवर, मर रहा है, मर गया, उसको जाके अपना दे आया, कसाई खाने में दे आया, कहीं भी दे आया। यही चीज आज भी यही तो हो रहा है। आज भी जो ये मर रहे हैं जानवर गौशाले के अंदर, कहाँ जा रहे हैं? इनके वो कब्रिस्तान कहाँ है? इनके क्या नाम, वो कहाँ है? कहाँ इनको खिलाया जा रहा है? यानी कि इनका भी खाल निकल के बेची जा रही है ना। किसान डायरेक्ट कर रहा था तो उससे आपत्ति थी, आप कर रहे हैं उसके नाम पे सारे जानवर किसान के ढूंढ लिए। किसान पहले 40-50 हजार का मरा जानवर बेच लेता था। ये धन होता था किसान का, ये किसान का धन है। जानवर मर गया, उसकी वो भैंस मरने के बाद भी 30-40-50 हजार की। हम ये नहीं कह रहे काटना है, खाना है, पीना, वो अलग से हो गया। आस्था का कहना कि खामियाजा भी भुगत रहा है जबरदस्ती की। खुद कहो चमड़े की बेल्ट ढूंढे, वैक्सीन के ही पहनोगे, खुद चमड़े की बेल्ट आप और हम पहनते हैं, इन्हें लोग पहनते हैं। इनका वो मंत्री अनुराग ठाकुर, वो पहनता है बेल्ट, 1,80,000 की आती है, कुछ भी जैसा ऐसा लिखा रहता है। जूता पहनते हैं लेदर के, चमड़े के। किसी न किसी जानवर का तो होता ही होगा, अपना गाय भैंस का होता होगा। देश की कितनी % जनता को प्रधानमंत्री है स्पष्ट बताना है, बीफ माने भैंस, गाय माने काऊ। बीफ खाया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं, काऊ नहीं खानी है, काऊ हमारी माता है। तो इस बात को क्लियर कर लो, लड़ाने की क्या जरूरत है? उसको लड़ा के केवल वोट बैंक लेना। अच्छा, हमारे देश का चूंकि जो इंसान है, जो मनुष्य है, हमारे यहाँ जो आदमी है, हम लोग हैं,
बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत जल्दी इस तरह की बातों से अपने आप को जोड़ते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, सोचते थोड़ा सा कम है। उसी का नुकसान जो है आने वाले समय में देश उठाएगा। एक छवि बनाई गई कांग्रेस की, मुस्लिम तुष्टिकरण करती है ये, कांग्रेस का खामियाजा उठाना पड़ेगा। कांग्रेस क्यों करती? कांग्रेस को अगर मैं उस तरह से डिफाइन करूं तो मुझे नहीं करना चाहिए। मीडिया में कभी अलग से बैठेंगे बताएंगे। कांग्रेस कभी किसी की तुष्टिकरण नहीं करती। कांग्रेस हमेशा विकास पर विश्वास रखती है। कांग्रेस का हमेशा से, मैं बहुत दो लाइन में एक चीज को खत्म करते मतलब बताता हूं। कांग्रेस का जो मकसद होता है, हमेशा कांग्रेस कहती है आपके मन में कोई विचार आया आप उसको करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। गलत करेंगे तो कानून है, संविधान है, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ देश का कानून है। आपके मन में कोई विचार आया आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको छूट है, आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तुमको जो बताएंगे तुमको वो करना है, तुम कोई निर्णय नहीं ले सकते उस देश में। हम इस देश में कोई निर्णय नहीं ले सकते, आप भी नहीं निर्णय ले सकते। अभी वो गन लगा देगी भी हमारा आपका मीडिया खत्म हो जाएगा। तमाम देखिए मीडिया चैनल ध्वस्त कर दिए, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को ध्वस्त कर दिया आपकी लाइन को। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। अरे कोई मुझको बताएगा कि मुझे पूजा कैसे करनी है, मुझे पाठ कैसे पढ़ना है, आप तय करोगे कि श्री राम को हम कैसे माने, आप तय करोगे ईश्वर और अल्लाह हम कैसे माने। ये निजी विषय है, ये हमारा अपना विषय है। हमारे कमरे के अंदर एक मंदिर होता है, अपना आदमी उसी में पूजा करता है। जिसको करनी है, जिसको नहीं करनी है नहीं करना है, ये तय करते हैं कि आपको ये करना है। जनता फिर भी इनको क्यों चुन रही है लगातार? मैंने कहा ना, भावनात्मक है इस देश में, ये माहौल क्रिएट करते हैं और पैसा इंगेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है नोटबंदी आने वाले समय में जब कभी सत्ता से बाहर होंगे, विश्व का सबसे बड़ा अगर घोटाला निकलेगा तो नोटबंदी निकलेगा। ये आदमी कीजिए, राहुल गांधी बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। राहुल जी तो झूठ भी बोल देते हैं ना कई बार। कौन? राहुल जी क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसे 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। मोदी जी ने आरक्षण खत्म करने की बात की है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं तरह का आरक्षण, एससी आरक्षण तो दलित आरक्षण है। राहुल जी ने बयान दिया 24 में। अभी हाल में भी उन्होंने एक बयान दिया था बंगाल चुनाव को लेकर भी कुछ। अब वो दिमाग, तो उन्होंने प्लान तो बना ही था, वो तो प्लान बना ही रहे थे ऐसा ये लोग, किस तरह के आरक्षण खत्म कर दिए जाए, दबा कुचला वर्ग वंचित हो जाए। कैसे पता है प्लान बना रहे थे? तो इनकी तो बिल्कुल साफ स्पष्ट झलकता है ना। 2014 से सत्ता में है इन्होंने मैं मतलब नहीं कहना चाहिए, इन्होंने आरक्षण 10% अपर कास्ट को भी दिया, जिसकी संख्या इस देश में कितने परसेंट है आप जानते हैं। मैं किसी अपर कास्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब मेरे भाई हैं, उसमें भी मेरे तमाम समाज में भाई हैं। 10% का आरक्षण दिया ना, है कि नहीं है? ईडब्ल्यूएस है कि नहीं है? ओबीसी 56-57-60% है, 26-27% ही आरक्षण है। तो वो तो लड़ेगा ही ना। वैसे मैं जब 56 हूं तो मुझे 56 तक पहुंचाओ। और जो अपर कास्ट 10-12% है उसको 10-12% का आरक्षण भी दे दिया आपने। उनको 100% आरक्षण है, हमें आधा आरक्षण है। एससी 40% है, उसके बाद 22% या 24% का आरक्षण है। ओबीसी का आरक्षण जितनी संख्या है उसकी, उससे आधा ही है इस देश के अंदर। अपर कास्ट का आरक्षण जितनी संख्या है वो पूरा आरक्षण उनको अभी दिया है इसका। ठीक है, 27 में चुनाव आ रहा है, 10 महीने 11 महीने बचे, माहौल तो बनने लगेगा। अभी बंगाल चुनाव समाप्त हो गया, कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं यूपी में? कांग्रेस का भविष्य मैं अपनी नजर से अगर बताऊं तो कांग्रेस का लीडरशिप उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास कर रहा है कि नीचे तक काम करे सारा चीज, लेकिन थोड़ा सा हम अपनी पार्टी के भी व्यक्तियों को, लीडरशिप को सलाह थोड़ा सा देना चाहेंगे तो थोड़ा सा विश्वास भी करें, जिनको भी अध्यक्ष बनावे, जिनको भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी छोड़ दें। वहां के टिकट की, वहां के वितरण की, इसको दिल्ली लखनऊ से सब चीजें खत्म कर दिया जाए। मैं अपने पार्टी के भी साथियों को सलाह देता हूँ, नेताओं को सलाह देता हूँ, जिम्मेदारी आप जिसको जो जिम्मेदारी दें वो जिम्मेदारी उस व्यक्ति को ही निभाने दें। उसके ऊपर व्यक्ति जो प्रभारी के तौर पे जोड़े जाए वो जोड़िए, उनके साथ वो काम करने के लिए जोड़िए, ना कि उनको वो दिन भर गाइड ही करते रहे और वो गाइड ही होते रहे। तो थोड़ा सा इससे बाहर निकले और दूसरे को ज्यादा फॉलो ना करें, दूसरी पार्टियों को। कांग्रेस की खुद की विचारधारा इतनी सुदृढ़ है, इतनी मजबूत है कि वो पुनः उत्तर प्रदेश में स्टैंड कर सकती है। और हमारा
यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे रिवाइव कर रही है, लोगों के बीच में एक छवि बनकर आ रही है। लेकिन वर्तमान जो सत्ता है, इसको समझना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी। कांग्रेस के लिए उतना घातक नहीं है वो। ठीक है, कांग्रेस आज नहीं सत्ता में आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आ जाएगी, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कांग्रेसी जो है वो मरते दम तक कांग्रेसी रह सकता है। जिसके जहन में कांग्रेसियत है वो रहेगा, उसको कोई नहीं बदल पाएगा, मुझे कोई नहीं बदल पाया। आप कह रहे हैं तो जो कांग्रेसी वो आखिर तक कांग्रेसी रहेगा। कानपुर में ही अपने दो बड़े नेता हैं, अजय कपूर जी, राजा रामपाल जी। एक भाजपा में चले गए, एक समाजवादी। राजा रामपाल जी तो वैसे भी बाहर से आए थे, कांग्रेस में आए, सांसद बने, कुछ दिन और रहे तो चले गए। अजय कपूर जी की अगर बात करें तो उनके ऊपर भी दबाव, ईडी, रुपया पैसा, उसका बचाव, उन सब बचावने के चक्कर में उधर चले गए। ना वो वहां के रह गए, ना वो यहाँ के रह गए। अच्छा, जैसे हम तिलवई नगर विधानसभा में बैठे हैं, अजय कपूर कभी यहाँ से विधायक हुआ करते थे। हाँ। अभी भाजपा से हम महेश त्रिवेदी। हाँ। दोनों के जो कार्यों में कुछ अंतर दिखता है आपको? एक मतलब यहाँ का एक नागरिक होने के नाते। नागरिक होने के नाते देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी के विचार का तिलवई नगर वैसे भी अपने आप में विकसित है। आज से नहीं, अजय कपूर जी के समय से नहीं, महेश त्रिवेदी जी के समय से नहीं, और ये पहले से तिलवई नगर कानपुर का एक प्रकार से हर्ट वाला एरिया है, शुरू से एक विकसित एरिया रहा है। और तिलवई नगर में लगातार सभी नेताओं के कार्यकाल में काम हुआ है। हाँ, ये है कि अजय कपूर जब कांग्रेस में थे तो जनता को वो सुनते थे, जनता के बीच में उपलब्ध रहते थे। कांग्रेस के विधायक के तौर पे वो लगातार जनता के संपर्क में रहे। जनता उनसे संतुष्ट थी, सुलभ थे वो। और त्रिवेदी जी की अगर बात करी जाए तो वो इतने सुलभ हमको दिखते नहीं है। अब यह हो सकता है उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी हो, ज्यादा वो फील्ड में ना निकलते हो, तो इतने सुलभता से वो लोगों को उपलब्ध नहीं होते हैं। बस यही कहना चाहिए। एक बस आखिरी सवाल है कि चुनाव आने वाला है, तिलवई नगर से कोई प्रत्याशी दिखता है आपको कांग्रेस का जो महेश त्रिवेदी को टक्कर दे सके, या भाजपा का दूसरा कैंडिडेट अगर आपको प्रत्याशी दिखता है? पार्टी तय करेगी, ठीक है, लेकिन सक्रियता दिखती है क्योंकि हाँ, सकता है। काफी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तिलवई नगर से प्रयासरत हैं, सुनते रहते हैं। किसी का नाम लेना देखिए उचित इसलिए नहीं है कि उनको कांग्रेस में अभी सभी लोग आपस में हम लोग साथी हैं, सब लोग एक साथ काम करते हैं। लेकिन तमाम भाई साथी ऐसे हैं, तमाम लोग हैं ऐसे जो यहाँ पर तिलवई नगर में प्रयासरत हैं और मजबूत लोग।